बेटा ये लेक्चर है अपना क्लास 11th का डीके गोयल का चैप्टर नंबर 17 प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में। बेसिकली मैंने सोचा था यहाँ पे हम एक ही लेक्चर करेंगे, बट ठीक है, रिवीजन के नाते हम ये सारा भी कुछ करा दे रहे हैं, तो मैं ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चे सबसे पहली बात, हमने नोट्स में कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं? 16, 17, 9, 10, हाउ मच? 5, ओके। सी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज बच्चों, बेटा ध्यान दो इधर, प्रोविजन में आपने ये समझना है बेटा, प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से ये अमाउंट कट जाते हैं। जैसे इसका सबसे लेजिटिमेट एग्जांपल है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक खर्चा दिख नहीं रहा है, कोई खर्चा हाथ से पैसा जा नहीं रहा, पर एक फंड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फंड क्रिएट करते हो और इसको माइनस कर देते हो, तब जाके आता है नेट प्रॉफिट, है ना? मतलब प्रॉफिट को ये घटा देता है, क्या? प्रोविजन। और अगर हम बात करें रिजर्व के बारे में, तो दिट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब हाँ भाई, नेट प्रॉफिट आ गया, अब हमें इस नेट प्रॉफिट का क्या क्या करना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है बेटा? चार्ज अगेंस्ट का मतलब लिख लो यहाँ पे, ये खर्चा है और ये क्या है तुम्हारा? ये प्रॉफिट का आवंटन है या अलोकेशन है। यहाँ पे हम उसका खर्चा नहीं कह सकते, हम विल कॉल दैट, अच्छा ठीक है भाई, हमारा नेट प्रॉफिट आया 10,000, 2,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में डाल दो, 2,000 वर्कमैन कंपनसेशन में डाल दो, 2,000 जनरल रिजर्व में डाल दो। सो ऑल टुगेदर ऑफ इट मेक्स द एंटायर रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग जनरल रिजर्व। मगर प्रोविजन तो एक खर्चा है। अब एक और बात समझिए बच्चे, मान लो तुम्हारा बर्थडे आया, तो जनरली तुम्हारे बर्थडे में मम्मी ने तुम्हें दिए 5,000, बोला जाओ खाओ पियो शॉपिंग करो, ठीक है। अब ये जो बोला कि खाओ पियो शॉपिंग करो, तुम्हें इतना पता है कि तुम दोनों भी करोगी, खाओगी पियो नहीं, डोंट पियो, ओके, अभी नहीं पीने का, खाओगी शॉपिंग करोगी। बट तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम जब शॉपिंग करोगी तो वो कितने का होगा। स्टॉप लाफिंग। पीने का नाम सुन के क्यों बहक क्यों जाती हो तुम लोग? अभी पढ़ो, 11th में हो, पीने उने का उम्र बाद में आएगा। अभी तुम्हें इतना पता है बच्चे कि तुम शॉपिंग भी करोगी, तुम खाओगी भी, ठीक है, बट तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कितने का खाओगी और कितने की शॉपिंग करोगी। ये प्रोविजन का एक बड़ा ही स्वाभाविक सा ऑब्वियस सा एग्जाम्पल था। हमें ये तो पता है कि भैया खर्चा करना है, पर हमें ये नहीं पता है कि खर्चा कितना करना है। तभी तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाता है। अक्सर क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बच्चों, अकाउंटिंग इनकम और जो आपकी इनकम टैक्स में आप जो इनकम दिखा रहे हो, अकाउंटिंग इनकम और रियल इनकम में जो फर्क आ जाता है, उसी वजह से प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन बनाना पड़ता है। क्यों बनाते हैं? हमें ये तो पता है हम टैक्स भरेंगे, हम हर साल टैक्स भरेंगे, पर हमें ये नहीं पता है हम कितना टैक्स भरेंगे। तो प्रोविजन में हमें ये पता है कि ये मेरा खर्चा होगा, मगर कितना होगा ये नहीं पता है। रिजर्व में वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। हम अगर 1 करोड़ कमाए और हम सोचे हमें 20 लाख अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डाल देना, मैं डालूंगी, मुझे लगता है छोड़ो यार, पिछले बार 20 लाख डाले थे, इस बार केवल 5 लाख डाले, इट्स मोर देन इनफ। सो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन मी। मगर प्रोविजन में जो फंड बनेगा, जितना क्वांटम ऑफ अमाउंट आपने साइड रखना है, वो आपका डिसीजन नहीं होगा। आप नहीं बैठ के डिसाइड करोगे कि मैं इतना टैक्स दूंगी, मेरे से टैक्स लेंगे, आपकी हिम्मत नहीं। भैया तुम्हारी इनकम अगर 2.5 लाख के स्लैब को पार करती, तुम्हें टैक्स देना ही है। और कितना देना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इनकम टैक्स। वहां तक 5% अबव देन 10%, देन विल गो टू 25, एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट वर्क्स। 25 नहीं 20 होता है। बात समझ में आ रही? ये प्रोविजन का क्वांटम आपकी डिसीजन नहीं होती है, किसी एक्सटर्नल पार्टी की डिसीजन होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या तुम अपना डेट कराओगे? क्या नहीं, वो तो सामने जो तुम्हारा डेटर है वो डेट कराएगा, वो कितना कराएगा उस पर निर्भर होता है। मगर इफ आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व, तो रिजर्व में तो मेरा डिसीजन है, मेरे को कितना किस में डालना है, कितना मेरे को जनरल रिजर्व में डालना है, कितना रिटेन्ड अर्निंग्स में रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालना है, दैट इज एंटायरली माय कॉल।
अच्छा मूविंग ऑन, बेटा मैंने लिखवाया था फीचर्स ऑफ प्रोविजन, जिसमें सबसे पहली चीज था कि दिस इज योर known liability. You know that liability will occur, but you don't need the quantum of it, the amount of it, as I said. Now the other one, it says charge against profit. बेटा वो भी समझा दिया मैंने. अच्छा, इट हेल्प्स इन द असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू नेट प्रॉफिट. ट्रू नेट प्रॉफिट कहने का मतलब ये है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करें, हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला लगा लिया, अभी विद एडजस्टमेंट बाकी है फिर से, सॉरी फिनेंशियल स्टेटमेंट होपफुली यूट्यूब पे डाल दूंगी. So I was saying about the net profits. जब तक आप ग्रॉस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं घटाते हो, आपका नेट प्रॉफिट वाजिब नहीं होता है, मतलब ऑब्वियस नहीं माना जाता है. तो अगर आपके बिजनेस में कुछ तो प्रोविजंस हैं तो आपने उसे घटाना पड़ेगा. बच्चे पे अटेंशन ओवर हियर, तुझी को कह रही, अगर बिजनेस में कुछ प्रोविजंस हैं तो वो तुम्हें घटाने ही. कॉपी का बंद हो गया बेटा, खोलो तो कॉपी. वेरी गुड, 15 मिनट अधिक बैठा देंगे, कॉपी खोल के सब जन बैठिए. तो यहाँ पे प्रोविजन जो है आपका, दैट प्रोविजन until and unless it is deducted from the gross profit you cannot arrive at net profit. It has to be deducted from the gross profit. बात समझ में आ रही? बट अगर मेरे को नेट प्रॉफिट का नहीं करने का है, जनरल रिजर्व नहीं करने का है, रिटेन्ड अर्निंग, सो नो वन कैन कम एंड टेल मी नहीं यू हैव टू डू इट. अरे आई डोंट वांट टू डू इट. किसी ऐसी किताब में कानून की नहीं लिखा है कि इतना % जनरल रिजर्व में इस कंपनी का जाएगा. इट इज एंटायरली माई कॉल. बात समझ में आ रही है? मतलब प्रोविजन एक ऑब्लिगेशन है, ये देना ही देना है, यू कैनॉट स्किप फ्रॉम दैट, बट रिजर्व इज एंटायरली योर कॉल. अच्छा अभी हम आप बात करते हैं. अच्छा प्रोविजन बस इतना सा है. प्रोविजन में अगर तुम इतनी चीजें समझ गए तो तुम बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे जहां पे तुम ये पहचान लोगे कि क्या प्रोविजन है और क्या रिजर्व है. मगर रिजर्व अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है. क्यों ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाती है बच्चे? बिकॉज रिजर्व फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व. समझ रहे बात को? रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में बंटवारा हो जाता है. और इतना अगर इनफ नहीं था, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड को लगा कि यार चलो कुछ तूफानी करते हैं, सो दे एडेड वन मोर टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व. एंड आई बेट बच्चों को ये दोनों पढ़ने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है. ये है क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट रेवेन्यू रिजर्व. बच्चे रेवेन्यू रिजर्व, अच्छा उससे पहले लेट मी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाए हैं और एग्जाम्पल हैं जो रिजर्व के. भाई एग्जाम्पल तो भर भर के हैं रिजर्व के. आपको अगर कोई 4 के नाम भी याद रह गया और आपने उसको एग्जाम में लिख दिया तो यू विल गेट इनफ मार्क्स जितना एग्जाम्पल के लिए आपने पाना है. सो द वन इज जर्नल रिजर्व, other one is capital reserve, then we have investment fluctuation reserve, workman compensation reserve, dividend equalization reserve, and one more thing, रिजर्व का दायरा नहीं बना सकते तुम लोग. वी कैन ऑल्सो क्रिएट सानिया की शादी रिजर्व, वी कैन क्रिएट इट एंड नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग दैट. छोटा सा सिनेरियो समझो बेटा, अगर हमें कानून सीक्रेट रिजर्व बनाने तक को अलाउ कर रहा है तो वो क्यों रोकेगा कोई रिजर्व को? क्योंकि भैया आप अपना टैक्स दे चुके हैं. अब आप अपने पैसे को चाहे जो करो, चाहे तुम उसका नाव बना के कागज की बहा दो बारिश के पानी में, किसको फर्क पड़ रहा है? सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद दैट रिजर्व. इज दैट ओके? 4 नाम याद रख लो 11th के उसमें लिखने को पेपर में. क्या क्या? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन में बता सकती थी पर मुझे ये भी पता है इक्वलाइजेशन की स्पेलिंग में तुम लोग फंबल कर दोगे. सो इज दैट ओके? देखो मैंने कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज दिखाई बच्चे, इट इज द पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा भी है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब बच्चे वो प्रॉफिट जो बिका ही नहीं, बटा ही नहीं. क्यों नहीं बटा? क्योंकि सब कुछ बांटने के बाद वो प्रॉफिट बचा था मेरे पास. बात समझ में आ रही? अब इस अक्यूमुलेटेड भी हम इसे कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एज अक्यूमुलेटेड. नो प्रॉब्लम ओवर हियर. The other one is it is not created to meet any known liability. मतलब बच्चे ये
प्रोविजन जो था हमारा ये एक नॉन लाइबिलिटी को मैचअप करने के लिए बनाया जाता है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिजर्व, यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे ये कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, इट इज ओनली अ नॉर्मल रिजर्व विच वी कैन यूटिलाइज फॉर व्हाटएवर पर्पस वी फील लाइक। इंपॉर्टेंस में मैंने करवाया था बच्चे मीट अनफोर्सीन लाइबिलिटी, बात को समझना, क्योंकि बोलोगे मैम लाइबिलिटी के लिए तो प्रोविजन बना था, फिर यहाँ क्यों लिखा है अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब है वो लाइबिलिटी जो एकदम से उत्पन्न हो जाए। भाई प्रोविजन में सीन क्या था, हमें लाइबिलिटी पता था ये डेप्रिसिएशन है, ये टैक्सेशन है, ये बैड एंड डाउटफुल डेट है। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी आगे हमारे ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर, तुम अगर एक तुम्हारे ऊपर कोई केस फाइल कर दिया, तुम क्या करोगे, तुम गवाह को मरवा दोगे, तुमसे पूछना बेकार है। तो ऐसे सीन में अगर हमको कंपनसेशन पे करना है तो हम उसके लिए तो कोई रिजर्व बना के चले नहीं थे, मगर मेरे जनरल रिजर्व में जो पैसा है वो मैं पे कर सकती हूँ ना, अपना पक्ष रखने का पूरा कोशिश करेंगे, बट ऐसी लाइबिलिटी अगर आ जाती है तो उसको पे ऑफ भी करेंगे, ठीक है। कहां से, रिजर्व से, क्योंकि यही एक पैसा है जो हमारे पास फ्री पड़ा हुआ है। डिविडेंड भी पे कर सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, बच्चों ध्यान दो, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को उनका डिविडेंड भी पे ऑफ कर सकते हो। प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग स्पेसिफिक लाइबिलिटी, फिर से लाइबिलिटी की बात वही चीज है बेटा, इसके बाद डिफरेंस है, जितनी चीजें समझा दी है वो डिफरेंस में आपका होमवर्क है, आपने उसको कर लेना, नहीं करोगे तो फिर कल बताएंगे। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व, अब हम बात करें, यह जो डिवीजन हो जा रहा है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का। बच्चे रेवेन्यू रिजर्व का सीन क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व एक जो चीज तुम लोगों ने लिखी उसे देखो, The reserves come out of existence of profit which have been earned in the daily business। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू रिजर्व हमारे नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा है। नेट प्रॉफिट अगर ना भी बोलो, रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, अगर मेरा बिजनेस है टेक्सटाइल बेचने का, टेक्सटाइल्स का, कपड़ों का, फैब्रिक का, उससे कमाए गए प्रॉफिट का हिस्सा जो वो रेवेन्यू रिजर्व है। मतलब रेवेन्यू रिजर्व आपका नॉर्मल इनकम से क्रिएट होता है, पर कैपिटल रिजर्व का सीन कुछ और होता है। ये जो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व होता है ना बच्चे, ये कैपिटल रिजर्व, जैसे मान लो श्वेता गई करोड़पति में, जीत के आ गई 2 करोड़, तो दैट विल बी, अगर उसमें से ये कोई रिजर्व बनाती, दैट विल बी कैपिटल रिजर्व। एसेट बेच दिए, बहुत अच्छे दाम में एसेट बिक गया, प्रॉपर्टी बेच दी, यार उसके लिए बिजनेस तो नहीं ना एस्टैब्लिश हुआ है, हाँ बिजनेस तो उसके लिए नहीं स्टैब्लिश हुआ है, बट कमाई तो वहां भी हो रही है। तो जब तुम्हारे दिनचर्या देखो, जो भी तुम्हारी दिनचर्या वाली कमाई है, जो नॉर्मल सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन है, वो तुम्हारा रेवेन्यू रिजर्व होता है। बट जब भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई कर ले जाते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। अब हम बात करें हमारा जो अंतिम टॉपिक, 1 मिनट, कैपिटल रिजर्व में थोड़ी सी चीजें हैं, एग्जाम्पल दिए हुए देख लो बेटा। प्रॉफिट आपने लिखा नहीं है, सुनो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो जाते हैं, शेयर और डिबेंचर से, इशू से अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से अगर कुछ प्राप्त करते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, वो जो जब्त हो जाते थे, तुम लोग नहीं पढ़े, जो जब्त हो जाते थे शेयर, तुम थी ना उधर, शेयर जब्त हो जाते थे, री इशू होते थे, तो पुराने वाले बंदे ने जो पैसे दिए वो हमारे कैपिटल रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता था, फिर वहां से कैपिटल रिजर्व में था। टेंशन मत लो भी, 12th में सब आएगा। और अब हम बात करते हैं अंतिम सीक्रेट रिजर्व की। बच्चे सीक्रेट रिजर्व में वो रिजर्व होता है जो कंपनी के बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते हैं। एक लाइन में अगर समझना है तो वही समझो। अगर कोई पूछता है कि भाई सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, तो जस्ट से वन थिंग, दैट रिजर्व विच इज नॉट अकाउंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इज दैट ओके? जो कंपनी के बैलेंस शीट में जिसकी डिस्क्लोजर नहीं की जाती है वो सीक्रेट रिजर्व होती है। ये जो सीक्रेट रिजर्व होती है ये कैसे आप बनाते हो? सबसे पहले ये राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डिप्रिसिएशन। मान लो मेरे मशीन पे डिप्रिसिएशन जा रहा है 20,000, मैंने लिख दिया 30,000, 10,000 का सीक्रेट रिजर्व है। उसी तरह दूसरी चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 50,000, लिख दिया 70,000,
सीक्रेट रिजर्व पूरी तरह से जायज है, वाजिब है, बशर्ते आपने आपके ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि सर ये सीक्रेट रिजर्व है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि हमें बहुत बोनस ना पाटना पड़े। बोनस हम दिए हैं एम्प्लॉय को, कानून के हिसाब से परफेक्ट बोनस दिए, कोई नहीं है। एम्प्लॉय की साइकोलॉजी, इतना कमाए हैं तो और दो ना, तो वो और दो ना बोनस वाले साइकोलॉजी से बचने के लिए अक्सर कंपनियां सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर ले जाती है। बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। और ये जो एमसीक्यूज हैं केवल 4 हैं, एक्चुअली 4 भी नहीं है, देखने में केवल 2 हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। बेटा 25 आर देयर, आपने 25 करने हैं। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इज दैट ओके?